आज हम भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ से कूलाम का नियम पढ़ेंगे। इस नियम के अनुसार यदि दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होगा वह उन दो आवेशों के गुणनफल के, जो उनके परिमाण हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। माना हमने दो आवेश ले रखे हैं, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, इनके मध्य दूरी r है। तो हमें इस बल की जो गणना करनी है उसके लिए जो कूलाम ने नियम दिया उसके अनुसार पहला कि उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये दोनों जो हम यदि एक साथ करें तो जो बल होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? आपके Q1 Q2 बाय r की पावर 2। अब क्योंकि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम हटा देते हैं तो F बराबर होगा K Q1 Q2 r स्क्वायर। K क्या है? एक नियतांक है जो किसी भी माध्यम के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है, और इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2 पावर। अब यदि हम ये माने कि ये मान यदि इसकी जगह रखें तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा कूलाम के नियम का सामान्य सूत्र। लेकिन हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो या तो वो माध्यम में होगा या तो सामान्य निर्वात में होगा। तो दोनों में कूलाम का नियम किस तरह से लागू होता है उसके अनुसार माध्यम के लिए हम इसको लिखेंगे Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन m। इसको एप्सिलॉन भी लिखते हैं कई किताबों में, और हम इसको इसमें एप्सिलॉन m लिख रहे हैं तो Q1 Q2 r स्क्वायर। यही चीज निर्वात के लिए F0, नॉट का मतलब आप जानते हैं कि कुछ नहीं, निर्वात या हवा, इसमें माध्यम कुछ नहीं है तो इसलिए नॉट लिख देते हैं। तो उसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m की जगह आ जाएगा नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। अब यदि हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देते हैं तो F0 बटे Fm। F0 हमें पता था कि निर्वात में जो कूलाम का जो बल लगेगा उसका, और Fm जो माध्यम में, तो हमने दोनों को रखा। तो इसमें देखिए जो कॉमन चीजें हैं वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगी, कट जाएंगी, ये चीजें कट जाएंगी। हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा? Em ये ऊपर चला जाएगा और E0 नीचे आ जाएगा। ये इन दोनों की जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलनात्मक रखा जाता है, उसको आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक उस माध्यम का कहा जाता है। इसे अधिकतर कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। तो यदि हम अब इसको क्या करें, Em यहीं रहने दें, यहाँ ले जाएं तो Em बराबर क्या हो जाएगा? ER E0। अब हमारे पास जो पहला जो सूत्र था, अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं? F बराबर 1/4 पाई ER E0, इसे K भी लिख सकते हैं Q1 Q2 r स्क्वायर। निर्वात के लिए जो ER है या K है वो कितना होता है? 1, मतलब जो परावैद्युतांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए इसका मान 1 रखने पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे पहले हमने कूलाम का जो नियम है वो सामान्य स्वरूप में पढ़ा, लेकिन अब हम इसको सदिश स्वरूप में, सदिश स्वरूप का मतलब हम ये जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो दिशा है वो हमें सदिश स्वरूप के कारण ही मिल पाएगी जब हम सदिश स्वरूप में उसको पढ़ेंगे। माना दो आवेश हैं Q1 Q2, और ये सजातीय भी हो सकते हैं और विजातीय भी हो सकते हैं। ये आकर्षण करने वाले भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षण करने वाले भी हो सकते हैं। हमने यहाँ दो सजातीय आवेश ले रखे हैं, तो इन दोनों में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसको दर्शाने के लिए हमें सदिश की आवश्यकता होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सदिश ले रखा है, ये है एकांक सदिश। जैसे आप जानते हैं एकांक सदिश कौन सा होता है? जिसका जो वैल्यू होती है
वो क्या होती है, 1 होती है। यदि उसका मान निकालते हैं मॉडुलस करके तो 1 होती है। तो R12 मतलब एक आवेश Q1 से Q2 की ओर दिशा दिखाने वाला एकांक सदिश है R12 और Q2 से Q1 की ओर दिशा दिखाने वाला सदिश है R21। वैसे ही जो बल है Q1 के ऊपर Q2 के कारण लगने वाला बल F12 ये बाहर की तरफ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और F21 Q2 के ऊपर Q1 के कारण लगने वाला बल ये भी प्रतिकर्षण बल है और इसलिए वो बाहर की ओर है। तो कूलाम के नियम के अनुसार Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उसे हम लिखते हैं F12। ये हमें पहले ही पता है कि 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, और ये हो गया आपका R21। अब ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखिए F12 की दिशा किधर है और इस दिशा को कौन सा सदिश दिखाएगा, एकांक सदिश R21, इसलिए इसके साथ हमने क्या रख दिया है R21। वैसे ही इसी प्रकार Q2 के ऊपर Q1 के कारण जो बल लगेगा उसे लिखेंगे F21। बाकी चीजें वैसी आएंगी, सिर्फ बदला क्या है, परिमाण वो वही रहा है, सिर्फ दिशा बदली है और वो लिखा हमने R12 कैप यूनिट वेक्टर। अब हम जानते हैं कि यदि किसी वेक्टर के साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। तो उस आधार पर यदि हम कहें तो R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए जो ये बल भी होंगे ये भी एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे। ये न्यूटन के तृतीय नियम की तरह है कि क्रिया और प्रतिक्रिया। अब हमें पता है कि एकांक जो वेक्टर होता है उसको कैसे लिखा जाता है, आर कैप ये एकांक वेक्टर है, वेक्टर और उसका परिमाण। यदि इस आधार पे हम वो करें तो जो हमारे पास सूत्र है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास F12 या F21 है, दोनों में से एक को किसी को लेते हैं तो F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। अब जहाँ पे वो एकांक वेक्टर था वहां पे हमने क्या लिख दिया, R वेक्टर और R का परिमाण। ये दोनों एक जैसे हैं तो हम R की घात 2 और 1 तो R की घात 3 हो जाएगा। F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 R वेक्टर R, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा और इसको हम लिख सकते हैं F 1/4πε0 Q1 Q2 R³ और R वेक्टर। तो ये हो गया आपके कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। घर पे रहें और सुरक्षित रहें।